Hello students, I am Saskant sir. Welcome back once again on my YouTube channel AECC Tutorial. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से रेनबो पार्ट 2 से सेकेंड चैप्टर प्रोज सेक्शन का भारत इज माई होम लेकर आया हूँ और इसका मैं आज समरी बताने जा रहा हूँ। जैसे विद्यार्थी हमेशा से समरी को सिर्फ पढ़कर याद करते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। जैसे आप समरी तो लिखते हैं और उसको याद कर लेते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और उसे याद कर लेते हैं। आज वो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद ही समरी लिख सकते हैं अपने शब्दों में। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर में बहुत सारी बातें कही होती है, उनमें आपको कुछ ही ऐसे चीज़ें होती है पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले उसे नोट कर लेना है और वो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, सीरियली ढंग से 1 2 कर और उसे एक पेज पर लिख लेना है और फिर उससे समरी बनाना है। तो समरी बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है समरी में ये स्टार्टिंग जो होता है, उस स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद उस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि चैप्टर क्या है। स्पीच है, स्टोरी है, ड्रामा है, ये सब दिया रहता है अबाउट द चैप्टर में शुरू में ही, जब कहानी शुरू से होने से पहले दिया रहता है। फिर उसका राइटर्स को लिखेंगे, तो उस राइटर्स के बारे में भी लिखना है कि राइटर्स क्या हैं और उनके द्वारा अगर कोई रचनाएं हैं तो रचना को लिखेंगे, वर्ष को लिखेंगे, या उनके बर्थ प्लेस के बारे में लिखेंगे, या वो लेखक के कोई और नाम से जाने जाते हैं, या लेखक किस तरह के हैं, किस शैली के हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, इस तरह से अगर हैं तो उनके विषय में लिखेंगे। फिर जो चैप्टर है उसका थीम को लिखेंगे कि आखिर ये चैप्टर किस चीज़ पर आधारित है। ये फर्स्ट ही में शुरुआत में ही इस तरह से लिखना है। जब ये हो जाएगा एक पैराग्राफ में, तो सेकेंड पॉइंट में चलेंगे द बॉडी ऑफ द लेटर। द बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करना है कि जो चैप्टर आपने पढ़ा था, जो महत्वपूर्ण बातें जो आपने नोट डाउन किया था, उस चीज़ को लिखना है और उसके लिए कम से कम आपको 2-3 पैराग्राफ में लिखना है। कोई पैराग्राफ बड़ा बना लेना है, कोई छोटा और कोई उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये जब लिखेंगे समरी तो कोशिश करना है कि कौन से टेंस का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए उसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, उसमें प्रेजेंट टेंस का ही ज़्यादा प्रयोग करना है। और कुछ जो ऐसे होगा तो पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। और जो थर्ड जो है अंत में, जो सब्सक्रिप्शन लास्ट जो होगी आपका एंडिंग जिसे कहते हैं, तो एंडिंग में क्या करना है कि लेखक अंततः जो है उस समरी में लिखना है कि लेखक अंततः जो है जो चैप्टर में है उस चैप्टर में अंत में क्या मैसेज दे रहे हैं, उनका वर्क किस तरह से रहा उस चैप्टर के बारे में और उस चैप्टर का क्या मैसेज गया उस विषय में लिखना है। तो आज हम आपके लिए भारत इज माई होम से एक चैप्टर लेकर आए हैं और मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए इसी तरह से मैंने इसे समरी बनाया है और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए ताकि आप आने वाले चैप्टर का भी खुद से ही समरी बना सके। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है इस चैप्टर के बारे में कि द भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए भारत इज माई होम क्या है, एक जो है ये स्पीच, जो भारत इज माई होम है जो स्पीच दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच दिया था, उसी से लिया गया है, ये उसी से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब उद्धरण होता है। एक बड़े जो होता है किसी पाठ का, उसका कोई पंक्तियां या उसका कोई छोटा सा अंश लेते हैं तो उसी को उद्धरण कहते हैं। तो ये क्या है, भारत इज माई होम एक एक्सट्रैक्ट है, जो जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था उसी के छोटा सा अंश से लिया गया। तो शुरुआत हमने कर दिया समरी को चैप्टर के नाम और वो क्या है चैप्टर उस विषय में। फिर उसके बाद इसमें हमने ये भी नोट करवा दिया है कि इसके लेखक कौन है, राइटर्स कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब हम यहाँ पर लेखक के विषय में कुछ बता रहे हैं कि ही वॉज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। अब हम आपको बताया थे कि लेखक के विषय में कुछ लिखना है, तो लेखक के विषय में हमने उनका जन्म तिथि के बारे में लिख दिया और बर्थ प्लेस लिख दिया इसमें। अब फिर हमको शुरुआत करना है उनको बारे में कि आखिर जो भारत इज माई होम है
वो कब स्पीच दिया गया था और किस अवसर पर दिया गया था, उसके विषय में भी बताएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। उन्होंने भाषण कब दिया था? 1967 में। अब कब दिया था? 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब किस ओकेजन पर दिया था, कौन से अवसर पर? तो राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद। जैसे आप जानते हैं कि एक छोटा सा जो होता है, आपके गांव का मुखिया भी होता है, या सरपंच, या वार्ड भी होता है, तो जब वो सरकारी पद पर विराजमान होता है, लोगों के द्वारा चयनित होता है, तो उसको शपथ ग्रहण समारोह होता है, और उसमें उसे एक जो पेज का है वो पढ़ाया जाता है, उसका निष्ठावान का शपथ दिलाया जाता है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेगा, वो गोपनीयता के शपथ लेता है। तो उसी तरह से राष्ट्रपति के उन्होंने शपथ लिया था, तब उन्होंने उसके बाद वो पूरे देश के अभिवादन के लिए, देश के अभिवादन करने के लिए उन्होंने भाषण दिया था। वही है फर्स्ट स्पीच है उनका। इन हिज फर्स्ट स्पीच, उन्होंने प्रथम भाषण था उनका। याद रखना है कि भारत इज माय होम जो है प्रथम भाषण था, राष्ट्रपति बनने के बाद पहला भाषण उन्होंने दिया था। तो कह रहा है कि इन हिज फर्स्ट स्पीच ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटली ऑफ इंडियन कल्चर। अब प्रथम भाषण में ही वो भारत के संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से वो सेवा देने की निष्ठा रखते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण की भावना रखते हैं कि पूर्ण रूप से क्या करेंगे, भारत की संस्कृति जो है उसको सेवा करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति रहता है सरकारी पद पर, मतलब कि वो विराजमान होता है, तो देश के लिए कोई पद पर विराजमान होता है तो देश हित के लिए, देश की सेवा के लिए ही विराजमान होता है। तो उस तरह से वो भी कहते हैं कि हम अपने संस्कृतियों की सेवा करेंगे, इस तरह से बताते हैं। तो हमने चैप्टर के विषय में बताया यहाँ पर कि किस चीज के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं, जो चैप्टर का नाम हो गया, लेखक का नाम हो गया, चैप्टर क्या है और लेखक के विषय में बता दिया, और चैप्टर के थीम को, प्रसंग के बता दिया गया कि एक भारत इज माय होम का प्रसंग यही है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो भाषण दे रहे हैं, उसमें अपने देश की संस्कृति और देश के प्रति निष्ठावान होने की ही मैसेज इस चैप्टर में दे रहे हैं। अब देखना है कि ही सेज दैट ही एंटर्स द प्रेसिडेंट ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल यूनिटी। आगे जो चैप्टर का जो थीम है, आगे जो चैप्टर का क्या उसमें दिया गया मैसेज है, उसको मैं बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि वो राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यालय में जो प्रवेश करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बनता है, कोई सरकारी पद पर जाता है तो अपने कार्यालय में जाता है, जहां उसका ड्यूटी होता है वहां पर वो जाता है। तो ये राष्ट्रपति का होता है राष्ट्रपति कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, गृह मंत्री का गृह मंत्री कार्यालय होता है। तो भी राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। तो किस तरह से प्रवेश करते हैं? इन स्पिरिट, स्पिरिट के मतलब होता है भावना, इन स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, मतलब एक विनम्रता की भावना होता है, प्रार्थना की भावना में हो जाते हैं। ह्यूमिलिटी एक विनम्रता होता है अंदर में, एंड टोटल डेडिकेशन, और उनके अंदर में पूरी समर्पण होता है। जब आप किसी को काम करते हैं तो उसमें सारा त्याग होता है, किसी तरह के लोभ नहीं होता है। तो जिस काम में पूरी निष्ठा के साथ करते हैं उसी को पूरी समर्पण और निष्ठा करते हैं, उसी समर्पण के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने पहली बार अब संसद भवन में प्रवेश करने से पहले वो संसद भवन के जो चौखट होता है, वो चारदीवारी बाहर का दरवाजा होता है, वहां पर उन्होंने अपना मस्तक हुए, तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने प्रणाम किया था। इस तरह से मंदिर मान रहे हैं, तो इस तरह से राष्ट्रपति कार्यालय भी एक मंदिर है, तो उसी तरह से उन्होंने निष्ठावान होने के लिए बताया है। आगे देखते हैं कि ही हैज जस्ट टेकन द ओथ टू द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी शपथ लिया है, उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी शपथ लिया है। किस चीज के लिए? कि भारत के संविधान के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे, मतलब भारत के जो संविधान है उस संविधान के अनुसार ही वो काम करेंगे, उस संविधान के अनुसार ही चलेंगे अपने पद पर रहते हुए, इसी के बारे में वो बता रहे हैं। तो ये सारा चीज जो बीच में दिया हुआ है आपका चैप्टर का है, उसी चीज को मैंने नोट करके बता रहा हूं। फिर है ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। आगे वो कहते हैं भारत को एक युवा राज, प्राचीन लोगों का युवा राज। क्यों प्राचीन लोगों का युवा राज कहते हैं? क्योंकि देखिए, पहले जो हमारा देश गुलाम था तो हमें उतने अपने मौलिक अधिकार नहीं था, हमारे ऊपर शोषण होता था, हमें बहुत सताया जाता था, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं था। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम अब स्वतंत्रता के साथ हम अपने जीवन जीने की शैली अलग तरह से रखने लगे, लोग अपने अपने काम करने लगे, हर तरीके से लोगों में उत्साह था, खुशी था, इस तरह से। तो इसीलिए कहते हैं कि नया देश बना था भारत जो है 1947 के बाद, जब अपना संविधान बना था 1950 में, तो एक नए देश के रूप में उभरा था भारत, और खुशहाल था, सबके चेहरों पर मुस्कान था, जिस तरह से जंजीरों से हम लोग लड़कर आगे निकले थे। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो युवा राज के रूप में देख रहे हैं, एक युवा राज है, ऐसा युवा राज जहां पर प्राचीन लोग रह रहे हैं, जो हमारे देश के आजादी दिलाने में लोग रहे हैं, उसी को प्राचीन लोग कह रहे हैं। आगे इसमें वो बताते हैं। फिर कहते हैं
कि अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। और उनके अनुसार शिक्षा को कैसे देखते हैं, वो शिक्षा को एक मुख्य हथियार के रूप में देख रहे हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्य है। आपको पता होगा कि शिक्षा जो ऐसा चीज है जिसको किसी भी तरह से बांटने से बढ़ता ही है, कमता नहीं। और एक शिक्षित व्यक्ति जो है समाज में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन ला सकता है, और शिक्षित होकर ही हम अपने देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में, समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था और शिक्षा को एक देश के विकास का, एक राष्ट्र के उद्देश्य से उन्होंने जोड़ा था। आगे बता रहे हैं वो, he takes place to the loyalty of past culture। और वो जो हमारे अतीत के संस्कृति है, जो बीते हुए संस्कृति है, उसके प्रति वफादारी, निष्ठावान रहने के लिए शपथ लेते हैं। जो संस्कृतियां पहले से चली आ रही है उस संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए भी कहते हैं कि हम उस संस्कृतियों को आगे लेकर भी चलेंगे। इसके बारे में बता रहे हैं। आगे फिर देखिए लिखा हुआ कि he says that the whole of भारत is my home। जब ये पूरा खुश हुए थे उस समय भाषण दे रहे थे, तो जब लोगों ने उन्हें चयनित किया था राष्ट्रपति के रूप में, तो कहते हैं पूरा भारत जो है उनका घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। और जो वहाँ के लोग हैं भारत का, वो उनके परिवार के सदस्य हैं। वो पूरे भारत को अपना घर के रूप में देखते हैं और उसके लोग हैं जो परिवार के सदस्य। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला नागरिक होता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं जो देश के पहला नागरिक होता है, इसलिए वो कहते हैं कि जो भारत है उनका घर है और उसके जो लोग हैं उनके परिवार के सदस्य के रूप में वो देख रहे हैं। He wants to make his house strong and beautiful for the worthy people। और कहते हैं कि वो इस घर को बहुत ही मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं। वो इस घर को मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मूल्यवान लोग रहते हैं। वैसे लोग जिस देश को विकास में निरंतर लगे हुए हैं, वैसे लोगों के लिए घर को और मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई अपना सपना होता है कि इस पोस्ट पर जाकर मैं क्या करूंगा, देश हित में। जैसे सेना में ज्वाइन होता है तो उसके अंदर में जज्बा होता है, जुनून होता है कि हम सेना में जा रहे हैं तो अपने देश के लिए 100% अपना योगदान देंगे, कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। उसी तरह से वो राष्ट्रपति कार्यालय में गए तो चाहते हैं कि अपने पूरे भारत को और भी शक्तिशाली, और भी मजबूत, और भी सुंदर देखना चाहते हैं। उसके लिए वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमेशा बनाने के लिए कार्यरत होना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि he sees the work as two aspects। कहते हैं कि वो कार्य को दो पहलुओं के रूप में देखते हैं। कार्य को दो पहलुओं में उन्होंने बांटा है, एक है इंडिविजुअल एंड सोशल। पहला, कोई भी हम लोग काम करते हैं उसका दो उद्देश्य होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक जो शॉपकीपर है, दुकानदार हो, या कोई टीचर है, या कोई और भी व्यक्ति हो जो काम करता है, तो दो पहलुओं से करता है। एक जो खुद के लिए काम करता है जिससे कि उसके रोजी रोटी चलता है, और दूसरा जो उस काम के माध्यम से लोगों को भी, समाज को भी वो सेवा करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो इससे क्या है कि एक पर्सनल व्यक्तिगत भी मेरा फायदा हो रहा है, जिससे कि मेरी इनकम हो रहा है। और दूसरा कि मैं समाज के लोगों में भी, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आप ज्ञान प्राप्त करके और अपने आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों को फायदा करता है। एक जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत भी हुआ और दूसरा सामाजिक भी हो गया। तो इसी तरह से वो देखते हैं, कार्य को दो पहलुओं के रूप में देखते हैं, एक इंडिविजुअल, एक खुद के लिए, एंड सोशल, एक सामाजिक भी। कोई भी कार्य का दो पहलू होता है, ये जाकिर हुसैन कह रहे हैं, एक खुद के लिए व्यक्तिगत होता है और एक सामाजिक होता है। अब उसके बाद कहते हैं कि बोथ आर फ्रूटफुल। और दोनों कार्य कीजिएगा तो दोनों कार्य जो है वो फलदायक होता है, दोनों का कल्याण होता है। एक तरफ से मुझे भी अर्निंग हो रहा है और दूसरा स्टूडेंट्स को भी नॉलेज प्राप्त हो रहा है, स्टूडेंट्स भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों के लिए फलदायक होता है। अब देखिए, जब हम समरी बताएं कि क्या करना है, ये तो हो गया, विभिन्न पैराग्राफ में बांट दिया। अब लास्ट जिसका एंडिंग करेंगे, तो एंडिंग करना है तो अंतिम मैसेज क्या दे रहे हैं, उस राइटर्स के क्या वर्क रहा और क्या मैसेज अंत में देना चाहते हैं, उसको लिखा जाता है लास्ट में समरी में। तो यहाँ लिखा है कि लास्ट ही सेज दैट ही हैज फुल फेथ इन हिज पीपल। अंततः वो कहते हैं कि उन्हें पूर्ण भरोसा है अपने लोगों में, उनको अपने लोगों में पूर्ण भरोसा है। दैट दे विल इन्वेस्ट, कि वे लोग व्यर्थ करेंगे, वे लोग खर्च करेंगे देयर एनर्जी इन दिस ड्यूअल टास्क, कि वे लोग अपनी ऊर्जा को इस दोहरी कार्य में खर्च करेंगे। जो हम ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जो भी हमारे पास ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का प्रयोग वहां करना है जहां पर इस दोहरी कार्य, एक समाज के लिए हो, एक खुद के लिए हो। ऊर्जा को वहीं पर हम लोग वेस्ट करें जहां पर ये दोनों का फायदा, एक समाज का और एक जो अपने खुद के लिए। तो इस तरह से अगर आप समरी लिखते हैं, जैसा हमने बताया, इस तरह से अगर समरी लिखते हैं, आप चैप्टर पढ़िए और इस तरह से समरी लिखते हैं हमारा जैसे बताए हुए चीजों पर, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और इस वीडियो को दोबारा भी रिवर्स करके देखना है
और अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।